अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, यमन में इंग्लैंड और अमेरिका की एयर स्ट्राइक से जो मिडल ईस्ट में गज़ा इसराइल वॉर चल रही है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट बढ़ गया है। और ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ना मिडल ईस्ट में, उसका जिम्मेदार टेररिस्ट ग्रुप हमास है, जिसने मतलब अचानक ही एक सीज़ फायर था, सब चीज़ें नॉर्मल थी, तो अचानक इजराइल पे 7 अक्टूबर को जो हमला किया उसको 100 दिन गुजर गए, लेकिन अब सारा रीजन इसकी प्राइस पे कर रहा है और रीजन से बढ़ के पूरी दुनिया में इसके असरात हो रहे हैं। अजीज दोस्तों, उस यमन की तरफ जाने से पहले थोड़ा मैं आजकल जो नेवल पावर्स जो हैं, नेवी की जो पावर्स हैं दुनिया में, और किसी भी जंग में नेवी का क्या किरदार होता है उस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा कि इस वक्त जो हूतियों ने यमन की तरफ से जो शिप्स पे अटैक शुरू किए हैं वो भी समंदर का सारा कार्रवाई है। और उसके जवाब में अमेरिका और इंग्लैंड ने भी जो अपने वॉरशिप्स भेजे हैं और वहाँ से सारा चीज़ है वो नेवी के हिसाब किताब में ही है। एक और जगह है ताइवान। ताइवान में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद क्या गवर्नमेंट आती है उससे उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ताइवान में भी जो मामलात हैं जंग के, वो पूरा नेवी के हिसाब में है कि ताइवान एक आइलैंड है, एक जजीरा है, तो चाइना और अमेरिका और दुनिया भर की वहाँ पे नेवी की फोर्सेस मौजूद हैं। इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वार है वो भी अब ज़्यादातर ब्लैक सी और क्राइमिया के अंदर और इर्द गिर्द चल रही है। उसमें भी नेवी का वाइटल रोल है। तो दुनिया में नेवी का इस वक्त वापस एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल शुरू हो गया है। उसी इम्पोर्टेंस को नज़र में रखते हुए भारत ने भारत के अंदर इंडिजिनियसली बिल्ट विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जो लॉन्च किया है। देखें, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो ब्रिटिश मतलब रिसेंट से मतलब 200-300 साल पहले की, तो इस्लामिक पावर्स दुनिया में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उनकी नाकामी की बड़ी वजह नेवी में मतलब सुपीरियरिटी और वेपनरी में सुपीरियरिटी ना हासिल करना था। इंग्लैंड ने जो पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन की, जिसमें भारत वॉज टॉप ऑफ द लिस्ट, वो प्योरली नेवी की ताकत के ऊपर किया कि नेवी के ज़रिए ही ये कलकत्ता के थ्रू पूरे भारत पे कब्जा कर सके। तो नेवी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वेस्टर्न पावर्स की जो सुपीरियरिटी और जो पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी पावर को इम्पोज किया है, उसमें मेन किरदार इनकी नेवल सुपीरियरिटी का था कि नेवी के ज़रिए इन्होंने काफ़ी आगे अपनी पावर बढ़ाई। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका इस वक्त पावर दुनिया की आर्मी पावर में नंबर 1 पे है। उसका पावर इंडेक्स जो है वो 0.0699 है, और रशिया का जो है 0.0702 है, चाइना 0.0706 है, और इंडिया का 0.1023 है। इंडिया नंबर 4 पे है और पाकिस्तान नंबर 9 पे है। मिलिट्री पावर में तुर्की पाकिस्तान से ज़्यादा पावर इंडेक्स में ऊपर आया है। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस में मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने एक केस किया है इजराइल के ऊपर कि वो जेनोसाइड कर रहा है और उस पर वार क्राइम्स का वो किया जाए। तो कई दिनों से इसकी सुनवाई चल रही है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन दिए जा रहे हैं कि इजराइल ने ये किया, ये किया, और उसमें दुनिया के कई लोग इसमें शामिल हुए हैं, कई ग्रुप्स हैं जो और कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ने वार क्राइम्स किए हैं और जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन बुनियादी वजह यही होती है कि एक सोया हुआ शेर होता है, उसको अगर कोई कुत्ता आके भौंकता रहेगा और उसके हाथ मारेगा और वो करेगा, तो आफ्टर ऑल जब शेर उस पर हमला करेगा तो वो रोना धोना शुरू करे, तो ये दैट इज़ नॉट द रीज़न। एक पीसफुल रीजन था, वहाँ पे कोई मसला नहीं था। फ़लस्तीन गज़ा के आधे से ज़्यादा लोग इजराइल में जॉब करने पे डिपेंडेंट थे। हज़ारों लोग रोज़ गज़ा से इजराइल जाते थे, जॉब करते थे, उनकी ट्रेड चल रही थी, उनका सब कुछ चल रहा था।
मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़ारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स रॉकेट जो हैं वो गज़ा ने जो फायर किए हैं, इसका मतलब कितना इनके पास फ्रीडम था, सब कुछ था। तो क्यों छेड़ा भाई? क्या हासिल किया? आज जो फ़लस्तीनियों की हालत है इसका जिम्मेदार हमास है, इजराइल नहीं है। इजराइल को पूरा राइट है अपने कंट्री को डिफेंड करने का। और इसकी वाज़ेह मिसाल है कि पुलवामा जब हुआ तो भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो उसका जिम्मेदार भारत नहीं है, पाकिस्तान ने छेड़ा था। तो जब आप किसी को छेड़ोगे तो फिर रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना चाहिए। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या दुनिया की कोई भी ताकत हो, वो हमको रोक नहीं सकती गजा को तबाह करने में। जब तक हम फतह हासिल नहीं कर लेंगे हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं यमन की तरफ। देखें, ये यमन का है जो सऊदी अरब के जो पेनिनसुला है उसमें ऊपर जॉर्डन, इज़राइल, इराक, ये सब कंट्रीज़ हैं। और सऊदी अरब के साउथ में 2 कंट्रीज़ हैं, ओमान और यमन। अब आप ओमान की लोकेशन देख लें ज़रा कि ओमान यमन के साथ बॉर्डर मिलता है और जुड़ा हुआ है। जो सऊदी अरब का पूरा सदर्न पार्ट है वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ में है, यमन और ओमान। अब आज के यमन की पोजीशन ये है कि ये एक कंट्री हुआ करता था, लेकिन ईरान बैक्ड हूती जो हैं उन्होंने काफ़ी सालों से वहाँ पे मिलिटेंसी की हुई और उन्होंने काफ़ी इलाके फतह कर लिए हैं। अब इसमें आप जो ग्रीन कलर का हिस्सा देख रहे हैं वो हूतियों के कंट्रोल में है, यमन का। और ये पिंक कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल कंट्री जो यमन है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, वो यमन है। और जो पीला इलाका है ये भी एक मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिशिया, उसके कब्ज़े में है, लेकिन वो यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है 2022 से। इससे पहले इन्होंने भी अपना अलग इलाका रखा हुआ था। और ये बीच में एक सफ़ेद नुक्ता है, ये अल कायदा ISIS का गढ़ है। तो अब आप देख लें कि ISIS अल कायदा के डांडे कहाँ मिलते हैं कि जो हूती को ईरान सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ईरान इज़ वर्किंग इन हैंड विद अल कायदा एंड ISIS। तो ये यमन का जो ग्रीन इलाका है ये बोटल नेक की तरफ जाता है। यहाँ से दुनिया का 12% ट्रेडिंग होता है, जो शिप होते हैं ट्रेडिंग के, वो 12% दुनिया के इस बोटल नेक के पास से गुजरते हैं। और हूतियों ने इसको टारगेट पे रखा हुआ है। हूतियों ने कई शिप्स को अटैक किया है, जिसमें इन्होंने मैरसिक कंटेनर वेसल जो होती है, एक बहुत बड़ा शिपिंग कंपनी है उनका, उसके ऊपर मिसाइल अटैक किया और स्मॉल बोट, छोटी कश्तियों से उनके ऊपर अटैक किया और शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और कई लोग बच गए, लोग मरे नहीं कोई, लेकिन शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो मैरसिक हांगजू ग्रुप जो है उसने अपने पूरे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं और अपने शिपों को वहाँ से गुज़रने का मना कर दिया है। तो इस इलाके में जब ज़ाहिर है दुनिया की 12% ट्रेडिंग हो रही होगी और हूती हमास टेररिस्टों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अगर अटैक करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो दुनिया को करना पड़ेगा। और इसीलिए इंग्लैंड और अमेरिका ने टारगेट किया है 72 जगह पे पहले दिन यमन में, ये हूती कंट्रोल यमन में, और इनके 72 टारगेट पे बमबारी की है। और हूतियों ने इसके जवाब में ये कहा है कि इससे हमारे ऑपरेशन रुकेंगे नहीं और हम वहाँ पे शिपों को टारगेट करेंगे और बिल्कुल टारगेट करते रहेंगे। उसका नतीजा ये निकला है कि ऑयल प्राइस है ना वो अचानक जंप कर गई है और 1% इंटरनेशनल मार्केट में पहले दिन के अटैक के बाद बढ़ी है। और आगे नज़र ये आ रहा है कि ऑयल प्राइसेस और भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और उससे रीजन का हिसाब किताब बहुत ख़राब हो जाएगा और दुनिया में महंगाई और एनर्जी क्राइसिस आने का चांस है अगर ये जंग बढ़ेगी। तो जंग आस्ते आस्ते बढ़ रही है। गज़ा और हमास की तरफ से जो इज़राइल पे हमला हुआ और इसका इज़राइल ने जो रिटेलिएशन किया वो बढ़ते बढ़ते लेबनान और अब यमन तक आ गई है। और अगर ये मामला और बढ़े तो इस बोटलनेक रीजन में ट्रेड जो है वो बहुत ही ख़तरे में पड़ जाएगी और इसका ज़िम्मेदार अगेन
ईरान एंड हमास है। तो अजीज़ दोस्तों, इसको कंडेम किया है रशिया ने, तो वो हमारे को समझ में आती है कि वो रशिया का ज़ाहिर है अमेरिका से पंगा है, तो रशिया कुछ भी हो जाए अमेरिका के हर चीज़ को कंडेम करेगा, जैसे अमेरिका रशिया की हर चीज़ को कंडेम कर रहा है। और यूक्रेन को भड़का के जो रशिया से भिड़ाया गया और फिर रशिया को कंडेम किया गया, उस पर पाबंदियाँ लगीं और ये सब कुछ हुआ, तो रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन हैं मारिया ज़खारोवा, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने बदमाशी दिखाई है और इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट किया है, और इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट करते हुए एक आज़ाद मुल्क में बमबारी की है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, और यूएन को अमेरिका का पपेट बनने के बजाय इस पर क्लियर बात करनी चाहिए। इसी तरह ब्रिटिश लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन ने भी ट्वीट की है कि मिलिट्री एक्शन जो यमन में अमेरिका और इंग्लैंड कर रहे हैं वो रैकलेस एक्ट ऑफ एस्केलेशन है, और इससे और मौत होंगी और सफरिंग्स होंगी, और ये डिसग्रेसफुल है कि इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसको डिस्कस नहीं किया गया। हम अपनी गलतियों को कब मानेंगे, और जंग कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो जेरेमी कॉर्बिन से कोई पूछे कि भाई साहब अगर जंग कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर ये हूती जो हमला कर रहे हैं इसको कैसे रोकें, इसका कोई हल है? और ये लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन आज ये कह रहे हैं, तो जब एक बेगुनाह इराक के ऊपर हमला हुआ था तो टोनी ब्लेयर लेबर पार्टी का था, और उसने जब हमला किया था तब आपकी बोलती क्यों बंद थी भाई? तब तो लेबर पार्टी को जंग में हम एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा था, और जंग भी उस मुल्क में की जिसने कोई हूतियों की तरह दूसरे देश में हमला नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। उस वक्त तो ऑलरेडी अमेरिका इंग्लैंड का कंट्रोल था, नो फ्लाई जोन बने हुए थे, सब कुछ था, तो फिर आपने क्यों 2003 में जाके उधर हमले किए और सारा कुछ किया? तो ये सब राजनीति है। जिस तरह भारत में राजनीति होती है इस तरह दुनिया के कई देशों में ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो है ना, एक लेफ्ट का, वो काम करता है। अब इसकी एक और झलक आई है सामने कि ये इंटरनेशनल इकोसिस्टम जो भारत के खिलाफ काम करता है, उसका आप देखें कि भारत के खिलाफ 4 रीजन को टारगेट किया जाता है जॉर्ज सोरोस की तरफ से। जॉर्ज सोरोस बिलियनर की जो फंडिंग है वो भारत के खिलाफ 4 सेक्टर में होती है: कास्ट, रिलीजन, कश्मीर और खालिस्तान। कास्ट के बेस पे इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो थेनमोजी सौंदरजन, देखें इसमें आपको जो किरदार मिलेंगे ना सारे हिंदू मिलेंगे, ये आप देख लें। और ये हिंदू फॉर सेल हैं, ये जो जॉर्ज सोरोस और इंटरनेशनल इकोसिस्टम अगेंस्ट भारत का किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इक्वलिटी लैब्स है, ये भी सोरोस से फंड हासिल करते हैं। रिलीजन के हिसाब में जो है ना, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सुनीता विश्वनाथ हैं, जो बढ़ चढ़ के भारत के खिलाफ रिलीजन के ऊपर काम करती हैं। USCIRF की अनुरिमा भार्गवा हैं, और हर्ष मंदर हैं क्विट फाउंडेशन, और ये नीचे जाके इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की ब्रांचेज हैं एक तरह की। और इसके नीचे जाएं तो इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका और केयर, और फिर आप ज़ाहिर है इसके नीचे जाएं तो ये इस्लामिस्ट कनेक्ट है, जो पाकिस्तान और मुस्लिम ब्रदरहुड, जो कि दुनिया की मानी हुई इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हिस्सा हैं। जो कश्मीर बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, उसको सुचित्रा विजयन चलाती हैं, खालिद बेदुन चलाते हैं, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, केयर और मुस्लिम ब्रदरहुड। एंड फाइनली खालिस्तान है, उसमें ज़ाहिर गुरपतवंत पनून तो है ही है, वो तो फ्रंट किरदार है, वो डायरेक्ट CIA के अंडर में काम करता है, तो इसलिए CIA की तरफ से उसको सारी फंडिंग और चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग होती है वो सिख कोalition को होती है, और भजन सिंह भिंडर जो कि इकबाल चौधरी ISI एजेंट के लिए काम करता है, और हुमा डार हैं जो पाकिस्तान आर्मी की एक एक्स ऑफिसर की बेटी हैं, और ये डायरेक्ट पाकिस्तान की ISI से कनेक्टेड हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, मसला ये है जॉर्ज सोरोस का और इंटरनेशनल इकोसिस्टम का
कि भारत के पास एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी किस्म की लीडरशिप है इस वक्त, जिनकी टीम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की टीम दिन रात काम कर रही है भारत की बेहतरी के लिए, और भारत के एक एक इशू, एक एक चीज़ों को हाईलाइट किए जा रहे हैं। लेजिस्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, टूरिज़म, एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे मुकेश भाई ने ये आधे मिनट की वीडियो में बताया है। तो अजीज़ दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एक रिवॉल्यूशनरी फॉरेन मिनिस्टर हैं। भारत को सुषमा स्वराज जी का जो नुकसान उठाना पड़ा था, भारत की एक मंझी हुई फॉरेन पॉलिसी चलाती थी भारत में, जो आज हम फॉरेन पॉलिसी का रिवॉल्यूशन देखते हैं, वो उनका शुरू किया हुआ पौधा था, जिसको एक वेरी एबल्ड और बहुत ही काबिल श्री जयशंकर जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी एक बात की है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं है आज जो भारत के मशवरे के बगैर सॉल्व किया जाए। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर जी को फ़ोन किया था और उनसे कई इश्यूज़ पे डिस्कस किया। और ये जो यमन में हो रहा है, उसके अटैक से एक दिन पहले फ़ोन करके तो भारत के श्री जयशंकर जी की ये बात कि हमारे मशवरे के बगैर दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो बिल्कुल सही लगती है। और इसके अलावा रेड सी में उन्होंने कोशिश की कि ये जो अमेरिका इंग्लैंड का अटैक है, इसमें भारत अपना किरदार अदा करे। लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि देखें, हमारी पॉलिसीज़ हैं ना, वो हमारे अपने हिसाब की होती हैं। हम कम से कम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क हैं, और फिज़िकली हम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। हमारी नेचर जो है, हमारी जो हिस्ट्री रही है, हमारी जो शुरू से एक पॉलिसी रही है, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और हम किसी और के एंटरप्राइज या किसी और की पॉलिसीज़ का हिस्सा नहीं बनते, हम किसी के पीछे नहीं चलते, हमारी अपनी पॉलिसी होती है और हम अपनी पॉलिसी चलाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका और इंग्लैंड ने बहुत कोशिश की कि इस रीजन में यमन के मामले पे इनको कोई सपोर्ट मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि पहले इन्होंने सऊदी अरब के ज़रिए यमन पे कई साल तक बमबारी की, और सऊदी अरब में ज़ाहिर है राहिल शरीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उसको लीड कर रहे थे, और पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी और एयरफोर्स उसमें बाकायदा गुप्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि डॉलर्स के लिए हमारी आर्मी अपनी माँ भी बेच देती है, तो फिर ये क्या चीज़ है। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। सऊदी अरब ने साफ मना कर दिया कि भाई हम बिल्कुल इस जंग में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ इतना हुआ है कि इस अरबियन गल्फ़ में जो 6 कंट्रीज़ हैं, उसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और इमारात ने एयर स्पेस अपना अलाउ किया है इंग्लैंड और अमेरिका की फोर्सेस को, कि आप हमारा एयर स्पेस में से अपने अटैक कर सकते हैं, लेकिन हम फिज़िकली ना आपको अड्डे देंगे, ना आपको हमारी आर्मी या हमारी तरफ से कोई सहूलत होगी। ओमान ने ये भी सहूलत नहीं दी कि आप हमारा एयर स्पेस यूज़ करें। ओमान ने स्ट्रिक्टली अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ओमान का डायरेक्ट बॉर्डर मिलता है यमन के साथ, और ओमान एक छोटा कंट्री है जिसके अमेरिका से पूरे मिलिट्री रिलेशनशिप रहे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इस यमन के अटैक में ओमान ने शामिल होने से मना कर दिया है और अपना एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे एक हैरत की बात यह है कि अमेरिका और इंग्लैंड की इस अटैक जो हुआ है यमन के ऊपर, इससे 3-4 दिन पहले पाकिस्तान नेवी ने अपने कई शिप उस रीजन में भेज दिए हैं, ये कह के कि हमें वहाँ पे अपने जो ट्रेडिंग शिप्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। अबे क्या तुम्हारी से ट्रेडिंग शिप है? तुम्हारी ट्रेडिंग है ही क्या? पहले तो ये बता दो।
इंपोर्ट तुम्हारी थोड़ी बहुत रह गई है, डॉलर है नहीं कि तुम्हारी कोई इंपोर्ट हो। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों ने तुम्हारे लिए कोई माल लाने ले जाने की मना कर दी है कि क्योंकि सबके पैसे खा के बैठे हुए हो तुम लोग। तुम्हारा वहाँ से क्या ऐसा ताल्लुक है? वहाँ तो पूरी दुनिया के शिप आ रहे हैं और किसी ने नहीं भेजे, तुम वहाँ भेज रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इंग्लैंड के अटैक में पाकिस्तान बराबर शामिल है। पाकिस्तान की भाड़े की फ़ौज इसमें बिल्कुल शामिल है। इसका इसलिए भी पता चलता है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रिचर्ड वर्मा, मिस्टर वर्मा अभी इजराइल गए, जॉर्डन गए, इराक गए और फिर पाकिस्तान गए, और उन्होंने बाकी जगहों पे तो सारी बातें की हमें इंटरेस्ट है पाकिस्तान के हवाले से। तो वर्मा ने पाकिस्तान, हालांकि वर्मा जो है वो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में कई चीज़ों पे डिस्कशन की, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से और अफ़गानिस्तान का जो मसला चल रहा है पाकिस्तान के साथ और रेफ्यूजीज़ का जो मसला है, और उन्होंने साफ कहा पाकिस्तान को कि वो अफ़गान जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ हमारी मदद की थी, वो जो पाकिस्तान में हैं, उनका डिपोर्टेशन हमें बिल्कुल कबूल नहीं है और हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप इनका मामला ज़रा सीरियसली देखें। और साथ ही साथ इन्होंने दो और जो डिस्कशन की हैं ना, उसमें से एक है पाकिस्तान के सिलेक्शंस, और उसको डिस्कस किया गया और ये मेक श्योर करने की कोशिश की गई है कि तुम लोग जो अभी पुलिस वालों पे और सिविलियंस पे जो अटैक करने शुरू करवा दिए हैं ISI ने, ताकि इलेक्शन डिले करने का बहाना मिले। तो उन्होंने, वर्मा साहब ने साफ कह दिया है पाकिस्तान को कि किसी सूरत इलेक्शन का डिले हमें कबूल नहीं होगा, और इलेक्शन जैसा भी तुम कराओगे हम उसको लेजिटिमाइज कर देंगे। बांग्लादेश का जेन्युइन इलेक्शन हमने फेल करवा दिया कि नहीं जी ये जाली है, नकली है। इंडिया के इलेक्शन में हम सब चीज़ करेंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन में, यानी नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, फजलुर रहमान को KPK देना है, और ये सब चीज़ें जिस तरह करो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन इसको तुम्हें इसको इलेक्शन को करवाने होंगे। और दूसरा इशू उन्होंने जो डिस्कस किया वो यमन के हवाले से था कि पाकिस्तान इसमें लॉजिस्टिक और दूसरी चीज़ों में सपोर्ट करे। तो पाकिस्तान ने कहा कि मालिक हम तो हाजिर हैं, हम तो उल्टे लेटे हुए हैं, जहाँ से आना है। जैसे कुरान कहता है कि औरत तुम्हारी खेती है, आदमियों को कहता है कुरान कि औरत तुम्हारी खेती है, इसमें जहाँ से आना है आओ। तो हमारे भी पाकिस्तान GHQ वाले उसके वर्मा साहब के सामने लेट गए उल्टे, बोला आपने जहाँ से आना है हम आपकी खेती हैं। तो पाकिस्तान भाड़े की फ़ौज इस जंग में शरीक होने के लिए तैयार हो गई है। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन लेटेस्ट अबाउट यमन एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।